प्यारे बच्चों, आज हमारे अध्ययन का विषय है व्यष्टिगत अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा कि हमने पहली वीडियो में जाना कि अर्थशास्त्र मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के साथ यह पूरी अर्थव्यवस्था व समाज की आर्थिक क्रियाओं का भी अध्ययन करता है। व्यक्तिगत स्तर की आर्थिक क्रियाएं व समस्याएं छोटे स्तर की होती हैं, इसलिए इनका अध्ययन उस तरीके से नहीं किया जा सकता जिस तरीके से पूरी अर्थव्यवस्था से संबंधित व बड़े स्तर की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। माना कि एक अकेला किसान अपने खेत में आलू की फसल उगाता है, तो व्यक्तिगत स्तरीय तर्कशास्त्र यही कहेगा कि यह किसान जितना अधिक उत्पादन करेगा उतना ही अधिक कमा पाएगा। एक व्यक्ति की दृष्टि से यह विचार पूर्णतया सही प्रतीत होता है कि एक व्यक्ति जितना अधिक काम करेगा उतना ही ज़्यादा उसकी इनकम होगी और वह उतना ही ज़्यादा कमा पाएगा। लेकिन यदि अर्थव्यवस्था के सभी किसान इसी तरह के आधार पर अपने अपने खेतों में आलू की फसल उगा लें और उत्पादन के उच्चतम स्तर पर ले जाएं, तो क्या परिणाम होगा? क्या सभी को लाभ होगा? निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था में इसके कारण सभी किसानों का भला होने के स्थान पर कुछ नई समस्याएं पैदा हो जाएंगी। बाजार मांग की तुलना में आलू की आपूर्ति इतनी अधिक हो जाएगी कि इससे आलू के दाम बहुत कम हो जाएंगे और इतने दाम शायद कम हो जाएं कि किसानों की लागतों की भरपाई भी न हो। इसके लिए फिर भारत सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा और इस समस्या का समाधान करने के लिए नई तरह की नीतियां बनानी पड़ेगी, जिसमें सरकार द्वारा फसल को खरीदना, मंडियां बनाना, निर्यात करना आदि होंगी। इस तरह इस उदाहरण से हमने देखा कि जो बात व्यक्तिगत स्तर पर बहुत अच्छी और सही प्रतीत हो रही है, उसका सामूहिक स्तर पर भी उचित होना आवश्यक नहीं है। आर्थिक समस्याओं की व्यष्टि और समष्टि आधार पर अध्ययन की सबसे ज्यादा आवश्यकता 1929-30 की महामंदी के दौरान पड़ी, जब परंपरावादी अर्थशास्त्रियों की व्यक्तिगत आधार पर आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए स्थापित सारी की सारी मान्यताएं समष्टिगत समस्याओं का समाधान करने में असफल साबित हो रही थी। तब समष्टिगत समस्याओं के समाधान के लिए अलग से अध्ययन की आवश्यकता महसूस की गई। इसी कारण आर्थिक स्तर की क्रियाओं और समस्याओं को व्यष्टिगत मतलब छोटी छोटी और समष्टिगत मतलब बड़ी और सामूहिक में बांटकर उनका अलग अलग अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ी। नॉर्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री तथा अर्थशास्त्र के प्रथम पुरस्कार विजेता रैग्नर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को 1933 में दो भागों में बांटा, जिन्हें प्रथम व्यष्टि अर्थशास्त्र और द्वितीय समष्टिगत अर्थशास्त्र। इन्हीं दोनों भागों का अध्ययन हम +2 के अर्थशास्त्र में करते हैं, जिसमें पहला भाग आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा भाग आता है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र की अगर हम परिभाषा लें तो अंग्रेजी भाषा में व्यष्टि को माइक्रो कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा का यह शब्द ग्रीक भाषा के माइक्रोज शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छोटा। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में एक उपभोक्ता द्वारा अपनी रुचि और आय के अनुसार अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए वस्तुएं खरीद का अध्ययन किया जाता है कि एक उपभोक्ता अपनी रुचि के अनुसार और अपनी सीमित आय में से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी वस्तुओं को खरीदेगा, कितनी मात्रा में खरीदेगा, किस तरह उनसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा। ठीक इसी तरह एक उत्पादक द्वारा अपनी लागतों को कम से कम रखकर अपने उत्पादों से अधिकतम लाभ किस तरह प्राप्त किया जा सकता है, उसके लिए उसे कितना उत्पादन करना पड़ेगा, किस तरह से अपनी लागतों को न्यूनतम करना पड़ेगा, इन सब का अध्ययन भी व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। बाजार में व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह की एक वस्तु के लिए मांग और उसकी पूर्ति का अध्ययन भी इसी अर्थशास्त्र में किया जाता है कि बाजार में व्यक्तियों की मांग सामूहिक मांग बन जाती है, वो कितनी होगी, कैसे होगी, उसकी कीमतें कैसे निर्धारित होगी, इन सब का अध्ययन व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में विस्तार से किया जाता है। अगर हम व्यष्टिगत अर्थशास्त्र की परिभाषा दें तो व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में एक आर्थिक इकाई या आर्थिक इकाइयों का एक छोटा सा समूह, जैसे फर्मों का समूह उद्योग, व्यक्तियों का समूह,
जैसे एक फर्म, एक गृहस्थ, एक उद्योग, एक वस्तु की कीमत, मजदूरी आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी कि व्यक्तिगत अर्थशास्त्र में हम एक इकाई अथवा एक इकाई के समूह का अध्ययन करते हैं। जैसे एक फर्म का अध्ययन करेंगे और फर्मों के समूह, उद्योग का भी अध्ययन करेंगे, एक व्यक्ति की मांग का अध्ययन करेंगे और व्यक्तियों के समूह की बाजार मांग का भी अध्ययन करेंगे। तो इस तरह हम व्यक्तिगत अर्थशास्त्र में एक व्यक्तिगत इकाई और व्यक्तिगत इकाइयों के समूहों का अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, यानी कि व्यक्तिगत अर्थशास्त्र में हम किन किन विषयों का अध्ययन करेंगे, किन किन टॉपिकों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि व्यक्तिगत अर्थशास्त्र में हम मांग का सिद्धांत, उत्पादन का सिद्धांत, कीमत निर्धारण का सिद्धांत और साधन कीमत निर्धारण के सिद्धांत का विस्तार से अध्ययन करेंगे। व्यक्तिगत अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का प्रथम भाग है मांग का सिद्धांत। व्यक्तिगत अर्थशास्त्र में यह अध्ययन किया जाता है कि किसी वस्तु की मांग कैसे निर्धारित होती है। इसमें मांग के सिद्धांत का भी अध्ययन किया जाता है। किसी वस्तु की मांग एक निश्चित नियम के अनुसार काम करती है। जैसे किसी वस्तु की कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम होती है, और कीमत और मांग का यह संबंध इस आधार पर निर्धारित होता है कि उपभोक्ता उस वस्तु से कितनी संतुष्टि प्राप्त करता है, उसके लिए कितनी कीमत देने के लिए तैयार होता है, और उस वस्तु की कीमतों के रूप में त्यागी गई संतुष्टि और उस वस्तु से प्राप्त संतुष्टि का मेल मिलता है या नहीं मिलता। इसी आधार पर मांग का सिद्धांत बनाया जाता है और एक उपभोक्ता इसी आधार पर वस्तुओं की खरीद करता है। दूसरा है उत्पादन का सिद्धांत। व्यक्तिगत अर्थशास्त्र में यह अध्ययन किया जाता है कि एक उत्पादक किस सीमा तक या कितना उत्पादन करेगा जिससे उसको अधिकतम लाभ हो। एक फर्म उत्पादन के साधनों को एकत्रित करके उत्पादन करती है। यह उत्पादन भी कुछ निश्चित नियमों के आधार पर ही किया जाता है। इन नियमों का अध्ययन उत्पादन फलन व उत्पादन के सिद्धांत में किया जाता है। इसी तरह से तीसरा हमारे पास विषय सामग्री का पॉइंट है कीमत निर्धारण का सिद्धांत। एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं को विभिन्न परिस्थितियों में खरीदा व बेचा जाता है और प्रत्येक परिस्थिति में वस्तुओं की कीमतें विभिन्न होती है। जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकारी प्रतियोगिता व एकाधिकार आदि बाजार में वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है और कीमतें भी बाजार की परिस्थितियों के आधार पर ही निर्धारित होती हैं। इन सभी में वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण कैसे होता है, इसका अध्ययन भी व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमत निर्धारण सिद्धांत में किया जाता है। चौथा, साधन कीमत निर्धारण या साधन कीमत का सिद्धांत। वस्तुओं को बेचने से जो आय प्राप्त होती है उसको उत्पादन के साधनों के बीच लाभ, लगान, ब्याज व मजदूरी के रूप में बांट दिया जाता है। साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत में यह अध्ययन किया जाता है कि इन सभी साधनों के बीच इस आय का उचित व न्याय संगत वितरण किस प्रकार हो। इसे साधन अथवा कारक कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। अब हम व्यक्तिगत अर्थशास्त्र के अध्ययन का हमारे जीवन में क्या महत्व है या एक अर्थव्यवस्था के लिए व्यक्तिगत अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्या महत्व है, इसको जानेंगे। व्यक्तिगत अर्थशास्त्र के अध्ययन के निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपयोग है। सबसे पहले इससे हमें अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली का ज्ञान होता है। भविष्यवाणियां इसके आधार पर की जा सकती हैं। आर्थिक नीतियों का निर्माण इसके आधार पर किया जा सकता है। आर्थिक कल्याण का अध्ययन भी इसके द्वारा किया जा सकता है। एक फर्म अपने प्रबंध संबंधी निर्णय भी व्यक्तिगत अर्थशास्त्र के आधार पर ले सकती है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी इससे हमें सहयोग मिलता है। अब हम इन सभी पॉइंटों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली। व्यक्तिगत अर्थशास्त्र के अध्ययन से ज्ञात होता है कि किसी अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंग जैसे उपभोक्ता, फर्म, उत्पादन के साधन आदि किस तरह से कार्य करते हैं। यह अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली को समझने में मदद करता है। भविष्यवाणी। व्यष्टि अर्थशास्त्र के नियमों के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे
यदि उत्पादन कम होगा तो कीमतों के बढ़ने की संभावना होगी। मांग ज़्यादा होगी तो भी कीमतों के बढ़ने की संभावना रहेगी। तीसरा है आर्थिक नीतियाँ। व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग आर्थिक नीतियाँ बनाने के लिए भी किया जाता है। कीमत नीति के द्वारा हम अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली नीतियों का विश्लेषण कर सकते हैं। जैसे यदि हमें ज्ञात हो जाता है कि किसी आपदा के कारण उत्पादन कम हुआ है तो इस आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है कि कीमतें बढ़ेगी, तो सरकार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आयात वृद्धि कोटा प्रणाली जैसी नीतियों का निर्माण कर सकती है। यहाँ ये कीमतों को नियंत्रित करना है, ये थोड़ी गलती है। आर्थिक कल्याण। व्यष्टि अर्थशास्त्र के मूल उद्देश्य आर्थिक कल्याण की दशाओं का भी ज्ञान प्रदान करता है। इसके द्वारा कीमतों को नियंत्रित करके उपभोक्ता को कल्याण किस प्रकार प्रदान किया जा सकता है और एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करके किस प्रकार अपना कल्याण कर सकता है, इन सब का विस्तार से अध्ययन व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में किया जाता है। प्रबंध संबंधी निर्णय। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र का प्रयोग करके फर्में अपने प्रबंध संबंधी निर्णय भी ले सकती हैं कि किस प्रकार लागतों को न्यूनतम करके अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है। एक फर्म के लिए कितना उत्पादन करना बेहतर होगा, अल्पकाल में उत्पादन करना बेहतर होगा अथवा उत्पादन कम करना बेहतर होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कुछ समस्याओं जैसे व्यापार शेष, असंतुलन, विदेशी विनिमय दर आदि की कार्यप्रणाली को समझने के लिए व्यष्टिगत अर्थशास्त्र का प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरह हमने इस वीडियो के अंदर व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री और व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्व का विस्तार से अध्ययन किया है।